हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद चाहत। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसका हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं आज आप सबसे। तो थोड़े से इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं पहले। तो आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में 13 क्वेश्चंस आए थे और सभी आपको अटेम्प्ट करने थे और 3 सेक्शंस में आपका एग्ज़ाम डिवाइडेड था। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स थी जिसमें आपके 2 पैसेज थे। एक आपका पैसेज था 12 मार्क्स का और एक था आपका 10 मार्क्स का। ओके, उसके बाद आपका सेक्शन बी था जिसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स था, वो 18 मार्क्स का सेक्शन था। फिर आ जाता सेक्शन सी लिटरेचर जो कि 40 मार्क्स का सेक्शन था। बीच बीच में आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि आपको कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट भी बताई गई थी। तो चलिए अब पैसेज देखते हैं आपका पैसेज कैसा आया है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR has a heartbreak. It is fast, loud, and full of life. Every corner is buzzing with something: horns blaring, people rushing, building rising. You wake up already in motion and often go to bed with your mind still racing. But in all this space, where is the pause? तो ये पढ़ के हमें थोड़ा सा पढ़ के ये समझ आ रहा है कि ओवरऑल पैसेज में ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि हम लोग भागे जा रहे हैं, बाहर भी हम भाग रहे हैं और अगर हम घर पे भी आ रहे हैं तो हम स्टिल रेसिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम तब भी भाग रहे हैं। हम अपने दिमाग को तब भी हम रेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी दौड़ में हम लगे हुए हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे वो हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस आए थे आपके, ये क्वेश्चन 1, ये जो पैसेज 1 था ये आपका 12 मार्क्स का पैसेज था। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अ होम दैट हील्स इज वन दैट अलाउज यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा अ होम दैट हील्स इज वन दैट अलाउज यू टू पॉज, ब्रीथ एंड रिचार्ज। 1 मार्क का ये आपका क्वेश्चन था। अगला है रीड द सेंटेंस एंड पिक द राइट ऑप्शन। ओपन लाइट सजेस्ट, ओपन लाइट की जो बात की गई है वो क्या सजेस्ट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अलाउइंग सनलाइट इन फॉर अ कामिंग इफेक्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट कह रहा है रीड द सेंटेंस एंड पिक द राइट ऑप्शन। अ मी कॉर्नर शुड बी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, अ स्पेस फॉर इमोशनल रिलैक्सेशन एंड सेल्फ टाइम। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट आर द 2 स्मॉल चेंजेस मेंशन इन द पैसेज दैट कैन मेक अ होम फील मोर पीसफुल? तो इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटिंग नेचुरल लाइट इन यूजिंग लाइट कर्टेन्स एंड मिरर्स, क्रिएटिंग अ मी कॉर्नर फॉर पर्सनल टाइम। ये 2 मार्क्स का था। अगर आपने इससे मिलता जुलता आंसर लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अगर नहीं लिखा होगा तो मार्क्स ऑब्वियसली कटेंगे। फिफ्थ का है आपका क्लटर इज टू नॉइस एज क्लीन स्पेस इज टू साइलेंस। तो इसका आ जाएगा आपका साइलेंस। 6th क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हीलिंग स्पेस? हीलिंग स्पेस से ऑथर का क्या मतलब है? तो ऑथर का मतलब है अ होम दैट हेल्प्स यू फील रिलैक्स्ड एंड पीसफुल।
7th क्वेश्चन है व्हाई इज अ मिरर प्लेस्ड नियर अ विंडो एज पर द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू रिफ्लेक्ट सनलाइट अराउंड द रूम। 8th क्वेश्चन है आपका अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं द राइटर सजेस्ट टू कीप दोज आइटम्स एट होम दैट हैव इमोशनल वैल्यू, राइट एनी 2 ऑफ सच आइटम्स। तो हम इसका बता सकते हैं कि ग्रैंड माँ का टी कप और चाइल्ड्स कार्ड, ठीक है, फैमिली फोटो, ऐसे आइटम्स को हम बता सकते हैं जो कि इमोशनल वैल्यू कैरी करते हैं। अगर आपका इससे मिलता जुलता आंसर था तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फाइंड द सिनोनियम। अब हमें अनक्लटर्ड का सिनोनियम बताना है। तो अनक्लटर्ड का क्या सिनोनियम हो सकता है, तो उसका हो जाएगा क्लीन। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। द राइटर बिलीव्स दैट क्लटर हेल्प्स यू टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला है पैसेज नंबर 2। तो ये पैसेज आपका 10 मार्क्स का था। द रिसेंट कट in the repo rate by Reserve Bank of India RBI has stirred much interest across the financial ecosystem. The RBI has slashed in repo rate by 50 basis points from 6% to 5.5% for millions of Indians dreaming of owning a home or already servicing a housing loan. The impact of a lower repo rate इज बोथ टाइमली एंड सिग्निफिकेंट। तो ये आपका कुछ पैसेज था इस तरीके से। इसके हम सीधा आंसर्स पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको हमें कंप्लीट करना था। रिडक्शन ऑफ द रेपो रेट मेक्स होम लोन। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिडक्शन ऑफ द रेपो रेट मेक्स होम लोन्स चीपर एंड मोर एक्सेसिबल। ओके, 1 मार्क का था आपका ये आंसर। अगला है रीड द सेंटेंस एंड पिक द राइट ऑप्शन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ 50 बेसिस पॉइंट कट इन रेपो रेट मीन्स। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है सी, बोरिंग बिकम्स चीपर। थर्ड क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस एंड पिक द राइट ऑप्शन। तो साइकोलॉजिकल बूस्ट किसके लिए बोला गया है यहाँ पे, तो साइकोलॉजिकल बूस्ट का मतलब है इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस अमंग बायर्स। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। हाउ डज अ लोअर रेपो रेट अफेक्टिंग एग्जिस्टेड होम लोन बोरोवर्स। तो इसमें आपको वही बताना था कि ईएमआई जो होती है वो कम कर दी जाती है, और ये सब आपको इसमें बताना था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। ओके, तो ये रहा आपका फोर्थ का आंसर। लोअर्स द ईएमआई एंड मे रिड्यूस द लोन टेन्योर इफ ईएमआई इज अनचेंज्ड। तो ये 2 मार्क्स का था। अगर आपने इससे मिलते जुलते पॉइंट्स लिखे होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट कह रहा है कि रेपो रेट कट इज टू बोरोइंग एज डिस्काउंट इज। रेपो रेट कट इज टू बोरोइंग एंड डिस्काउंट किसके लिए हो जाएगा, तो डिस्काउंट हो जाएगा इज टू सेविंग। ठीक है, वो अगला है व्हाट डज फ्लोटिंग रेट होम लोन मीन। तो फ्लोटिंग रेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इंटरेस्ट रेट चेंजेस विद मार्केट रेट। 7th पार्ट कह रहा है हाउ डज अ लोअर ईएमआई इंक्रीज लोन एलिजिबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोरोअर कैन अफोर्ड हायर लोन ड्यू टू रिड्यूस मंथली पेमेंट्स। क्योंकि ईएमआई कम होगी तो फिर लोन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ेगी। अब हम 8th पार्ट को देखते हैं। मेंशन नॉन फाइनेंशियल इफेक्ट्स।
ऑफ द रेट कट मेंशन इन द पैसेज। तो 2 मार्क्स का था, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपके रीडिंग स्किल्स वाले सेक्शन के आंसर्स हैं, क्वेश्चन 1 के आंसर्स हैं ये, क्वेश्चन 2 के, और ये वाला क्वेश्चन 2 के 8 पार्ट का आंसर है। अगर इससे मिलते जुलते आपके पॉइंट्स रहे होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होंगे। तो स्टूडेंट्स हम सेक्शन ए कवर कर चुके हैं, अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो कि आपका टोटल 18 मार्क्स का सेक्शन था, जिसमें 4 मार्क्स का नोटिस, 4 मार्क्स का इनविटेशन और 5-5 मार्क्स का आपका लेटर था, और 5 मार्क्स का आपका रिपोर्ट या फिर आर्टिकल था, वो इसमें चॉइस थी, आपको जो कोई एक करना था। तो आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें पहला आर्टिकल का जो ए पार्ट है, सॉरी नोटिस का जो ए पार्ट है क्वेश्चन 3 का, उसमें कह रहे हैं यू आर डेविड या दिव्या। आप डेविड या दिव्या हैं, सेक्रेटरी हैं, ये आपकी पोस्ट है ऑफ द एनवायरनमेंट क्लब ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है फॉर द रेजिडेंट्स, अपनी लोकेलिटी के रेजिडेंट्स के लिए एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है, मोटिवेटिंग देम टू अटेंड अ सेशन, कि वो एक सेशन अटेंड करें ऑन फूड हैबिट्स एंड हार्ट हेल्थ। ठीक है, इस पे सेशन अटेंड करने के लिए उन्हें एक नोटिस लिखना है, टू बी एड्रेस्ड बाय द एमिनेंट फिजिशियन डॉक्टर एम रघुनाथन, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। और यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। अगर किसी को नहीं भी पता होगा कि नोटिस जो है वो बॉक्स में आता है तो उसे भी पता चल गया होगा। तो इजी है नोटिस तो यहाँ पे भी। ओके, अगला पार्ट है यू आर सलमा या साहिल, ये आपका नेम दे रखा है, ये आपकी प्रेसिडेंट आपकी पोस्ट दे रखी है, लिटरेरी क्लब के आप प्रेसिडेंट है अपने स्कूल के। ठीक है, वंडर वैली इंटरनेशनल स्कूल है, दिल्ली में है। एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, इनवाइटिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th टू पार्टिसिपेट इन स्क्रिप्ट राइटिंग सेशन टू बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम बाय फेमस स्क्रिप्ट राइटर मिस्टर अंजान फ्रॉम NSD दिल्ली, इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, पुट द नोटिस इन द बॉक्स। यहाँ ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही आपका इजी था, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हमको मिल रखी हैं, तो नोटिस तो इजी आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इनविटेशन, ए या बी पार्ट में से हमको एक अटेम्प्ट करना है। योर स्कूल AV इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल is organizing an exhibition on eco-friendly products made by the students. As the principal of the school, आप क्या हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आपको एक नोटिस ड्राफ्ट इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, इनवाइटिंग द रेनॉन्ड एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर विक्टर एंड्रूज टू अटेंड द एग्जीबिशन, गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक पर्सन को आपको इनवाइट करना है, कि इनको, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको आपको इनवाइट करना है इस इवेंट में। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, एक फॉर्मल इनविटेशन हो जाएगा, और लेटर फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा। अगला है बी पार्ट, मिसेस वर्षा एंड मिस्टर विपुल विश टू इनवाइट अमन मलिक टू देयर रेजिडेंट टू सेलिब्रेट द सिलेक्शन ऑफ देयर सन for the under 18 cricket league, draft an informal invitation in not more than 50 words। तो यहाँ पे तो बता ही दिया गया कि ये क्या है, इनफॉर्मल इनविटेशन है, और एक बंदे को लिखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये लेटर फॉर्म में लिखा जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, जो कि 5 मार्क्स का है। ये क्या है, आपका लेटर। ठीक है, लेटर है ये आपका, लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर। यू आर फ्रेडिया फिजा, नाम दे रखा है, रेजिडेंट हैं आप तारा अपार्टमेंट्स के, गोविंद एनक्लेव दिल्ली। तो ये आपको यहाँ पे सेंटर एड्रेस मिल जाएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर को लेटर लिखना है, कहाँ, नेशनल डेली के, हाईलाइटिंग द इंक्रीज इन केसेस ऑफ कार थेफ्ट इन योर एरिया, सजेस्ट सम यूजफुल मेजर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको लेटर टू एडिटर लिखना था, ये प्रॉब्लम को बताते हुए, और उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन भी देना था। अगला है बी पार्ट, तो ये है रेनॉन्ड चेन ऑफ होटल्स इज रिक्रूटिंग जूनियर शेफ। ठीक है,
for their newly constructed hotel in Gwalior. Write an application along with your biodata to the manager. मैनेजर को आपको क्या लिखना है, एक जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है। और इसमें क्या होगा, आपको किस पोस्ट के लिए लिखना है, तो जूनियर शेफ़ की पोस्ट के लिए आपको लिखना है। ये मैनेजर हैं, कहाँ के हैं वो इसमें बता दिया गया। आप कौन हैं, आप हैं जॉय मेहता हैं या फिर आप जया मेहता हैं, ठीक है। और आपकी क्वालिफिकेशन भी बता दी गई है कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नोएडा। तो काफ़ी सारी आपको इसमें भी बता रखी है डिटेल्स, जो कि आप अपने बायोडेटा में भी मेंशन कर सकते हो। तो लेटर टू एडिटर भी इजी आया है और जॉब एप्लीकेशन लेटर भी काफ़ी इजी आया है। पैसेज भी आपका काफ़ी सही आया है। क्वेश्चन 6 है, अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, या तो आर्टिकल लिखेंगे या फिर हम रिपोर्ट लिखेंगे। ओके, तो स्कूल मैगजीन वाली रिपोर्ट आ रखी है आपके एग्जाम में, और क्या आ रखा है और हम देखते हैं। तो ए पार्ट बोल रहा है रिसेंट वॉर एंड अनरेस्ट इन द वर्ल्ड, सॉरी ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। रिसेंट वॉर्स एंड अनरेस्ट इन द वर्ल्ड हैज हिट द टूरिज्म इंडस्ट्री टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्टिकल। ठीक है, पहले यहाँ आपको आर्टिकल लिखना है फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द टॉपिक इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म, यू आर तपन्या नूर। तो वो आर्टिकल का जो फॉर्मेट है उसी में आपको ये आर्टिकल लिखना था। पहले आप हेडिंग डाल देंगे, फिर आप बाय लाइन डालेंगे, ठीक है। बाय लाइन में नाम डाल देंगे आप तपन या फिर नूर का, और फिर आप एज इट इज लेटर आर्टिकल लिखते। अब देखते हैं हम रिपोर्ट में क्या रखा था। यू आर एलन या एलिना, हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ पैराडाइज पब्लिक स्कूल। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज विजिटेड पेरिस फॉर 15 डेज। ठीक है, वो 15 डेज के लिए पेरिस गए एज पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन वाली रिपोर्ट आ रखी है ऑन द एजुकेशनल विजिट टू पेरिस, यू वर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ये भी काफ़ी ईजी आया हुआ है, तो राइटिंग सेक्शन तो आपका काफ़ी ईजी आ रखा है यार। 18 में से 16 मार्क्स तो आराम से इसमें कोई भी गेन कर सकता था। तो अब हम देख लेते हैं कि हमको किस चीज़ से कितने मार्क्स मिलने थे राइटिंग सेक्शन में। तो आपका जो क्वेश्चन 3 था नोटिस का, उसमें फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलता है, जो आपने कंटेंट लिखा है उसके 2 मार्क्स, और एक्यूरेसी स्पेलिंग एंड ग्रामर के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे आपके 4 मार्क्स बटे हुए थे। वैल्यू पॉइंट्स भी यहाँ पे दे रखे हैं कि ये वैल्यू पॉइंट्स होने चाहिए थे, है ना। और बी पार्ट में भी आपको सब कुछ वैल्यू पॉइंट्स बता रखे हैं। क्वेश्चन 4 था इन्विटेशन का, फॉर्मेट का 1 मार्क्स था, कंटेंट के 2 मार्क्स थे, एक्यूरेसी स्पेलिंग ग्रामर के 1 मार्क्स थे। वैल्यू पॉइंट्स बता रखे हैं। बी पार्ट के भी वैल्यू पॉइंट्स बता रखे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि था 5 मार्क्स का था, और उसमें हमें क्या लिखना था, लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना था। फॉर्मेट के 1 मार्क्स थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के 1 मार्क्स थे, कि आपने किस सिस्टमेटिक तरीके से आपने लिखा है या नहीं, उसके 1 मार्क्स थे। क्या कंटेंट आपने लिखा है उसके 2 मार्क्स थे। और स्पेलिंग अगर आपने कुछ मिस्टेक वगैरह की होगी तो उसके आपके 1 मार्क्स थे, स्पेलिंग एंड ग्रामर के। तो अगर आपने ऐसी कोई मिस्टेक की होगी तो आपके हाफ या 1 मार्क्स कट सकते हैं। हाफ अगर थोड़ी बहुत की है और बहुत ज़्यादा कर दी है तो फिर 1 मार्क्स कट जाएंगे। अगला था लेटर टू एडिटर, उसके भी वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। फिर जॉब एप्लीकेशन के भी दे रखे हैं। और क्वेश्चन 6 आ जाता है फिर, जो कि अगेन है 5 मार्क्स का, जिसमें आपको क्या करना था, या तो आपको आर्टिकल लिखना था या फिर आपको रिपोर्ट लिखना था। तो इस फॉर्मेट के 1 मार्क्स थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के 1 मार्क्स थे, कंटेंट के 2 मार्क्स थे, और एक्यूरेसी स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स थे। यहाँ आर्टिकल राइटिंग है, फॉर्मेट बता रखा है। यहाँ पे क्या था, आपका टाइटल देना था आपको और बाय लाइन देनी थी। वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं आर्टिकल के। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट बता रखा है आपको कि हेडलाइन, एक हेडलाइन देनी थी आपको, फिर उसके बाद बाय लाइन देनी थी, और फिर आपको प्लेस एंड डेट बतानी थी। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहने वाला था, और वैल्यू पॉइंट्स बता रखे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी पे, जो कि 40 मार्क्स का था आपका लिटरेचर सेक्शन।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आरटीसी है पहले आपका फ्लैमिंगो बुक से, पोएम वाला आरटीसी है, 6 मार्क्स का था। ए और बी पार्ट आपको दे रखे थे, दोनों में चॉइस थी, कोई एक आपको करना था। डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो ये आपका माय मदर एट 66 से आ रखा है। इसके हम देख लेते हैं, पहला इसका पार्ट है 1 मार्क्स का है, स्टेटमेंट एंड रीजन वाला है। स्टेटमेंट कह रहा था पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू दैट ऑफ अ कॉप्स। रीजन कह रहा है दिस सजेस्ट दैट हर मदर इज डीपली अस्लीप एंड पीसफुल। तो रीजन तो यार स्टेटमेंट तो ठीक है, रीजन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। बी सेकेंड पार्ट बोल रहा है इसका, द पोएट कंपेयर्स हर मदर फेस टू अ, क्या किससे कंपेयर करती है जो पोएट है, किससे करती है अपनी मम्मा का फेस कंपेयर, तो वो करती है लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज इज स्प्रिंटिंग। ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ जो है वो भाग रहे हैं, तो पेड़ थोड़ी भागते, तो यहाँ पे एक नॉन ह्यूमन एक्टिविटी दे दी गई है, एक ह्यूमन एक्टिविटी दे दी गई है, नॉन ह्यूमन थिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ओके, अगला है फोर्थ पार्ट, कॉप्स इज टू लाइफलेस एंड लेट विंटर्स मून इज टू व्हाट, तो लेट विंटर मून इज टू फेडिंग ब्यूटी एंड वीकनेस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एनालॉजी वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं और सबसे ज्यादा मजा एनालॉजी वाले क्वेश्चन करने में ही आता है। अगला है फिफ्थ पार्ट, कह रहा है व्हाई डज द पोएट क्विकली शिफ्ट हर फोकस फ्रॉम हर मदर टू द आउटसाइड सीन ऑफ द चिल्ड्रन। जब वो कार में जा रही थी और उन्हें ख्याल आ रहा था कि उनकी मम्मी की जो डेथ है वो नियर है, उनका फेस देख के, तो वो अपना ध्यान एकदम से हटा के विंडो के बाहर देखने लगती हैं। तो वो ऐसा क्यों करती हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो सिंपली वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, उनको जो ख्याल आ रहे थे वो ख्यालों से उनका ध्यान हटे, वो ये चाहती थी। और जो बाहर का जो व्यू था वो उनको क्या कर रहा था, इस रियलिटी से बचने में हेल्प कर रहा था, एस्केपिज्म में हेल्प कर रहा था। सिक्स्थ पार्ट बोल रहा है आपका कि द पोएट फील्स अ सेंस ऑफ रिलीफ वाइल ऑब्जर्विंग हर मदर आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। अब मैं आपको इसके फिफ्थ वाले का एक बार थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर, ये रहा आपका फिफ्थ वाले का आंसर, टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द पेनफुल रियलाइजेशन। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का था, अगर ऐसे आपने आंसर लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 7 का बी पार्ट। ठीक है, या तो हमें ए पार्ट करना था या बी पार्ट करना था। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, तो ये हमारा किससे आ रखा है, ये आ रखा है हमारा कीपिंग क्वाइट में से आ रखा है, जो किसने लिखी है, पैब्लो नेरूडा ने। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड रीजन वाला। तो स्टेटमेंट कह रही है द पोएट सजेस्ट दैट इवन दोज इन्वॉल्व इन डिस्ट्रक्टिव वॉर्स शुड पॉज एंड रिफ्लेक्ट। रीजन कह रहा है द पोएट प्रमोट्स अ मोमेंट ऑफ साइलेंस टू इंस्पायर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड प्रमोट पीस। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, द फ्रेज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इज यूज टू, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, कि वो जीत जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिर कोई सेलिब्रेट करने के लिए बचेगा ही नहीं, है ना, तो इसलिए ये है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, हाईलाइट द फ्यूटिलिटी एंड डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, चाहे कोई जीते या हारे, सब कुछ खत्म हो जाता है। पार्ट 3 कह रहा है विच पोएटिक डिवाइसेस इज यूज्ड इन वॉर्स विद गैस, वॉर विद फायर, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो ये आ जाएगा रिपीटिशन। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। तो ग्रीन वॉर्स इज यूज इज टू द एनवायरमेंट एज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर इज टू, ग्रीन वॉर्स तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर इज टू, तो वो किससे हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव विदाउट मीनिंग।
फिफ्थ पार्ट बोल रहा है इसमें कि वाई डज द पोएट से व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। तो पोएट जो है वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग सब कुछ करना ही बिल्कुल ही बंद कर दो, तो वो ऐसा क्यों बताते हैं, तो वही हमको इसमें बताना है। हाँ, 1 मार्क का था ये। इसका आंसर मैं भी आपको दिखाऊंगी। सिक्स्थ पार्ट है ट्रू एंड फॉल्स। द पोएट बिलीव साइलेंस एंड स्टिलनेस कैन लेड टू पॉजिटिव ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब मैं आपको दिखा देती हूँ फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट का, बी के भी फिफ्थ पार्ट का आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें BRTC आया है, ए और बी दे रखा है हमको, कोई एक करना था। 4 मार्क्स का है, ये विस्तास बुक से आया हुआ है। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, तो ये आ रखा है किससे, चार्ली वाला चैप्टर जो है, द थर्ड लेवल। हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक है पहला क्वेश्चन ही। तो इसमें कह रहा है कि इन द नरेटर्स इमेजिनेशन द ही लॉन्ग्स टू ट्रेवल विद लुइजा टू डैश अ पीसफुल टाउन ही डिस्क्राइब्स फ्रॉम द ईयर 1894। तो वो पीसफुल टाउन कौन सा है, वो है गेल्सबर्ग इलियोनेस। ओके। सेकेंड पार्ट बोल रहा है वाई डज द नरेटर वांट टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलियोनिस, कि वो क्यों उनकी टिकट खरीदना चाहता था गेल्सबर्ग इलियोनिस जाने के लिए, क्यों, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी, ही वांट्स टू एस्केप द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ एंड वॉर, क्योंकि वो बचना चाहता था रियलिटी से। इसका 3 पार्ट बोल रहा है कि वाई डज द वर्ड ट्रिमेंडस इन द लाइन ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड मोस्ट लाइकली मीन। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, एनॉर्मस एंड इम्प्रेसिव। फोर्थ पार्ट है स्टेटमेंट एंड रीजन का। स्टेटमेंट कह रहा है द नरेटर फील्स ड्रॉन टू द वर्ल्ड ऑफ 1894 एंड डिजायर टू लिव देयर। और रीजन कह रहा है कि ही फाइंड्स कंफर्ट इन द स्लोअर पेस एंड इमोशनल वार्मथ ऑफ दैट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका हो जाएगा ए वाला, बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट। अब इसका है और वाला पार्ट है, इसका बी वाला पार्ट स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले से आ रखा है। पहला है आपका, पहला पार्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज डिजाइन टू गिव रिटायर्ड एंड वेल्दी टूरिस्ट अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो नो, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला है वाई डज जॉफ ग्रीन फोकस ऑन स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ सेलिब्रिटीज इन हिज एंटार्क्टिक एक्सपेडिशंस। तो इसका आंसर मैं आपको अभी पीछे कराऊंगी। अगला है थर्ड पार्ट, व्हाट लिटरेरी स्टाइल और टोन डज द ऑथर यूज when describing celebrities as reprint and retired rich curiosity seekers। तो इसका हो जाएगा आंसर क्रिटिकल एंड स्लाइटली आयरॉनिक। फोर्थ पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द कोर मिशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। उसका कोर मिशन क्या था, तो वो था डी, टू इंस्पायर यंग माइंड्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट। तो ये हो जाएगा आपका 8 क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। और ये 8th के बी पार्ट वाले का, बी के सेकंड का आंसर हो जाएगा। अगला है RTC क्वेश्चन नंबर 9 जो है शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट्स इन हर आइज। तो ये लोस्ट स्प्रिंग से आ रखा है। हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला इसका पार्ट है वो कह रहा है व्हाट डज द लाइन शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, इस लाइन का मतलब क्या है। तो ये कह रहा है, ये कहना चाहते हैं कि वो लोग होप खो चुके हैं। इस लाइन में ये बताना चाहता है। 1 मार्क का था आपका। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस द ऑथर इम्प्लाइज दैट द ओल्ड मैन्स एबिलिटी टू बिल्ड अ हाउस इज रिमार्केबल बिकॉज। ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इट इज एन अनएक्सेप्शनल फीट इन अ कम्युनिटी ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। क्योंकि गरीबी में उनके लिए वही बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्शनल फीट। अगला है थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट
recurring theme is emphasized in the lives of the bangle makers. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, पॉवर्टी एंड जनरेशनल सफरिंग्स। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द एंटोनियम। एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट वर्ड। ड्रेन एज यूज्ड इन द लाइन इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय। तो ड्रेन का ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड। ट्रू एंड फॉल्स, फिफ्थ पार्ट। The people of Firozabad have seen noticeable improvement in their standard of living over the years. तो ऐसा है कि नहीं, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल झूठ लिखी है ये बात। ओके, सिक्स्थ है what has killed an initiative and ability to dream in Firozabad। तो हमको ये बताना है। तो ये रहा आपका नाइन्थ आरटीसी का ए का आंसर, ए के भी फर्स्ट एंड सिक्स्थ पार्ट का आंसर। अब हम नाइन्थ के बी आरटीसी पे चलते हैं। तो इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। तो ये रैट ट्रैप वाले से आ रखा है आपका। हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का ओवरऑल मूड क्या है, तो वो है होपलेसनेस एंड एंट्रैपमेंट। अब हम चलेंगे सेकंड वाले पे। तो व्हाट रियलाइजेशन डज द रैट ट्रैप पैडलर कम टू व्हाइल लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड पे चलेंगे तो हम व्हाट लिटरेसी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द होल फॉरेस्ट क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। तो इसका हो जाएगा लिटरेरी डिवाइस है, इसमें कौन सा है, इसमें आ जाएगा सिमिली, क्योंकि इसमें लाइक यूज हो रखा है। लाइक और एज लगा के जब भी कंपैरिजन होएगा तो वो उसमें हो जाएगा सिमिली। फोर्थ वाला इसका बोल रहा है कि स्टेटमेंट एंड रीजन है। तो द फॉरेस्ट बिकम सिम्बॉलिक ऑफ द लार्जर थीम ऑफ द स्टोरी एंड रीजन है इट रिप्रेजेंट्स द वे लाइफ कैन एंट्रैप अ पर्सन हु इज टेम्प्टेड बाय ग्रीड और फॉल्स होप्स। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो फिफ्थ पार्ट कह रहा है व्हाट डज द वर्ड impenetrable mean in the context of the line like an impenetrable prison। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई बहुत ही मुश्किल होना, impossible to pass through, या फिर बचना, बहुत ही मुश्किल होना किसी चीज़ से। ठीक है, 1 मार्क्स का था। सिक्स्थ है आपका सेंटेंस कंप्लीशन। तो द पेडलर वॉक्ड एंड वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट ओनली टू रियलाइज दैट he had been going in circles and was trapped in the same part of the forest। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का बी का आरटीसी के आंसर्स, फर्स्ट एंड सिक्स्थ का, फिफ्थ का एंड सिक्स्थ का आप देख सकते हो। अब ये हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन था और 5 आपको करने थे। 6 में से तो 10 मार्क्स के ये थे। अगले है क्वेश्चन नंबर 11, विस्तास बुक से है। 2 × 2 4 मार्क्स का था ये। 3 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो ये 4 मार्क्स का हो जाता है टोटल। अगला है 12th क्वेश्चन, जो आपका आ रखा है फ्लैमिंगो बुक से। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको करना था और ये आपका था 13th क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड लेवल एंड एनिमी के बीच में आपको कंट्रास्ट दिखाना था, थीम दिखानी थी, कंपैरिजन करना था। अब मैं आंसर्स पे ले चलती हूँ आपको। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, जिसमें कंटेंट का 1 नंबर था और एक्सप्रेशन का 1 नंबर था कि इस तरीके से आपने लिखा है, ग्रामर की कोई स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं की, तो वो था एक्सप्रेशन। तो ये आप आंसर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी विस्तास बुक से 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, कोई 2 क्वेश्चन आपको करने थे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें कंटेंट के 2 मार्क्स थे, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स और एक्यूरेसी के 1 मार्क्स थे। कोई एक आपको इसमें से करना था। तो ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर इससे मिलता जुलता आंसर आपने लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल होंगे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपका 5 मार्क्स का था, कोई एक आपको करना था ए और बी में से। कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स और एक्यूरेसी के 1 मार्क्स थे। ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर आपका आंसर इस प्रकार का रहा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स थोड़ी बहुत कट हो जाएंगे। तो वीडियो इसी के साथ एंड हो जाती है स्टूडेंट्स। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।